दोस्तों आज का वीडियो रिलायंस पावर के ऊपर में है और ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज्यादा एनालिसिस। तो हो सकता है ये वीडियो आपके काम का हो। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं, तो कृपया करके इस वीडियो को एनालिसिस के हिसाब से देखें, समझ के हिसाब से देखें। शायद यहाँ पे वो पॉइंट डिस्कस किए जाने वाले हैं जो आम इंसान के बस की नहीं है इन डिटेल्स को फाइंड आउट करना। मेरे कुछ पावर इंडस्ट्री में कुछ दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनको मैं अपने साथ डिस्कशंस में शामिल करता रहता हूं, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो की प्रेरणा मिली है मेरे उन सभी डिस्कशन से जो शायद आपके काम आने वाली है। पिछले 22 साल से इंडस्ट्री में गाइस, तो मुझे पता है बाजार कहाँ चलता है, क्यों चलता है, कौन चलाता है, कैसे लोग चलाते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा आइडिया है, और उसी 22 साल के निचोड़ को इस चैनल के ऊपर आपके सामने लेके आता हूं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शायद सही इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम बात करें रिलायंस पावर की, और ये रिलायंस पावर की वेबसाइट पे हूं मैं, आप देख सकते हैं। बड़ी कमाल की वेबसाइट है, बैक टू बैक सर्किट्स लग रहे हैं। आज की न्यूज है, आज की न्यूज पे एक गौर फरमाते हैं कि आज 1023 करोड़ के डेट की सेटलमेंट रिलायंस ने कर दिया है। दे हैव क्लियर्ड 1023 करोड़ डेट। एक एक पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या ये सही है, क्या ये धोखा है, या कुछ और चल रहा है? क्योंकि अगर हम अनिल अंबानी की बात करते हैं तो अंबानी परिवार के इस छोटे नवाब की जो रेपुटेशन है मार्केट में शायद उतनी अच्छी नहीं जितनी धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी जी की है ना। तो कहीं ना कहीं अगर अनिल अंबानी की बात आती है तो अनिल अंबानी की रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से बाकी अंबानी परिवार के सदस्यों की है। तो यहां पे कहीं ना कहीं हमेशा से एक शक का घेरा रहेगा। अब बात करते हैं कि मैंने आपको कहा था कि 17 लाख करोड़ का पावर में निवेश होने वाला है, तो क्या सारा अनिल अंबानी को मिलने वाला है? जिस हिसाब से शेयर्स के ऊपर में सेकंड पे सेकंड चल रहे हैं, हमें लग रहा है कि शायद ये शेयर 300 रुपए के पार चला जाएगा। हो सकता है, हमें नहीं मालूम। बाजार में कुछ भी और कैसे भी संभव है। सिर्फ मैं अपना नजरिया यहाँ पे पेश करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आप इससे एग्री करें और इससे एग्री ना करें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज जरूर बताइएगा, और अगर कोई सलाह हो, कोई डेटा पॉइंट मुझसे मिस हो जाए तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो पूरा देखना है, आधा नहीं छोड़ना है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि रिलायंस पावर मल्टीबैगर होगा या नहीं। तो क्या 25 रुपए का शेयर क्या वाकई आने वाले टाइम में 250, 300, 400 हो सकता है, जहां हमें पावर की बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है? दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। पावर सेक्टर नेक्स्ट मल्टीबैगर 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। तो ये जो पैसा आने वाला है अगले 5 साल के अंदर में, ये पावर इंडस्ट्री में क्यों आने वाला है, सारी डिटेल आपको यहाँ मिलेंगी। और आर पावर क्या इस कड़ी में बहुत बड़ा हिस्सेदार बनने वाला है? अगर बनने वाला है तो इतने बड़े बिजनेस में इतनी सी भी पाई अगर आर पावर के हाथ में आई, आप सोच सकते हैं शेयर वाकई 300, 400, 500 कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में पावर की एक ऐसी डिमांड इरप्ट होने वाली है जिसका हमें शायद अंदाजा भी नहीं है। बात करते हैं आर पावर की, बाकी चीजों के ऊपर नहीं जाते हैं। तो आर पावर की जो वेबसाइट है बड़ी कमाल की है, बहुत ही मोटिवेटिंग, बड़ी जबरदस्त। तो प्लीज वीडियो को आधा देख के डिसीजन मत लेना, आपको लगे अरे यार मुझे तो मजा आ गया है ना, मुझे तो लिंक मिल गई। अगर बात करते हैं पावर प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ कंपनी देखिए कोल बेस्ड पावर में काम करती है, गैस बेस्ड पावर में काम करती है, रिन्यूएबल हाइड्रो पावर में काम करती है, और कोल माइंस भी हैं, सब चीजें हैं। ये पूरे भारत के नक्शे की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान से लेकर बांग्लादेश तक ये कंपनी काम कर रही है। जो गैस के जो टाइप्स हैं, 3000 मेगावाट का गैस का जो पावर प्लांट है, जो टाइप है बांग्लादेश के साथ किया गया है। उसके बाद सवालकोट में भी 2400 मेगावाट का गैस प्लांट ये बता रहे हैं। बुट्टी बोरी में 600 मेगावाट का प्लांट है, शासन में 3960 मेगावाट का है। हो सकता है ये दिखने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो, वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे भी यहाँ थोड़ा ब्लर और फेंटेड सा दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा हल्का दिखाई दे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये इसकी जो क्वालिटी ऑन दी वेबसाइट है वो ही थोड़ी सी हल्की है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो 138 मेगावाट का यहाँ हिमाचल के आसपास में हाइड्रो पावर 400 मेगावाट का यहाँ पे है। एक हाइड्रो प्रोजेक्ट 4220 मेगावाट का यहाँ पे है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में, और जो हरे रंग के प्रोजेक्ट हैं ये सारे ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट हैं, लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स हरे रंग के हैं। प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन ऑरेंज कलर के नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये है। और प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट ये ब्लू कलर के जो है अंडर डेवलपमेंट है। अब कहानी ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक रोस्ता का प्रोजेक्ट है, 600 मेगावाट के 2 प्लांट है यूपी के अंदर में, राइट। फिर शासन का है, ये एमपी के अंदर में प्रोजेक्ट आप देखते हैं, बिल्कुल भारत का दिल है शासन। उसके बाद बुट्टी बोरी की बात है। यहाँ पे खेल क्या है, खेल कहाँ निकल गया है? विंड प्रोजेक्ट से 45 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे भी है, ये भी एक्टिव प्रोजेक्ट है। सोलर में भी एक्टिवेशन दिखाई दे रही है, सोलर का 100 मेगावाट का, सोलर पीवी का 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये सब चीजें दिखाई दे रही है, कंपनी बड़ा काम कर रही है। अगर बात करते हैं डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं तो भैया कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स कंपनी के इतनी अमेजिंग
इंफॉर्मेशन है वेबसाइट के ऊपर में कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा डिटेल चीरफाड़ करने वालों पूरा रखिएगा। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है 3960 मेगावाट का मध्य प्रदेश में। ये ऐसा पावर प्रोजेक्ट है जो ऑपरेशनल है, और इतनी बड़ी कैपेसिटी के ऑपरेशन के बाद में शायद रिवेन्यू मैच नहीं हो रहे। मेरा डाउट कहां से निकल के आया, बहुत डिटेल डिस्कशन मैंने की अपने लोगों से, जब जाके मुझे लगता है कि हाँ ये आपके सामने आना चाहिए। एक्चुअली इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर जनरेशन एंड कोल माइनिंग प्रोजेक्ट एंड रिलायंस पावर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। फ्लैगशिप मतलब इसकी पहचान है इससे। ये अगर प्रोजेक्ट पहचान है 3960 मेगावाट का, तो इसका धंधा वैसा क्यों नहीं है। रोसा फेज 1 उत्तर प्रदेश में 600 मेगावाट का ये वर्किंग है, रोसा फेज 2 ये वर्किंग है। बुट्टी बोरी प्रोजेक्ट ऑपरेशनल, ये ऑपरेशनल नहीं है गाइस। अगर मुझे कोई एक आदमी बताए ऑपरेशनल है तो मजा आ जाएगा, है ना। मैं भी देखने की कोशिश कर रहा हूं, पर ऐसा डेटा आपके सामने लेके आ रहा हूं जहां पे हमें पता लग गया कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है, कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑपरेशनल नहीं है। तो अगर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूं, ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। ये मेरा नहीं है, महाराष्ट्र जनरेशन एक्सचेंज एंड डिमांड ओवरव्यू। ये आज का है, आज का है, अभी का है। देखिए, ये देख सकते हैं 27 मार्च 3:40 जिस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ, 3:54 थोड़ा रिफ्रेश होने में शायद टाइम लगेगा, रिफ्रेश ले लेगा शायद 3:50 रिफ्रेश ले लिया, बात करते करते रिफ्रेश ले लिया, है ना। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कौन कौन से पावर प्लांट्स आपको दिख रहे हैं जो ऑपरेशनल है। अदानी का नाम आपको दिख रहा है ऑपरेशनल, ग्रीन में 3086। जिंदल ऑपरेशनल है। रतन इंडिया अमरावती का 1074 ऑपरेशनल है। बुट्टी बोरी रिलायंस 0 इनएक्टिव है। कहां है? वेबसाइट पे कंपनी कह रही है, वेबसाइट पे कंपनी कह रही है बुट्टी बोरी पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है। कहां है? मैं वही जानना चाहता हूं, कहां है? यहां पे नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, ये झूठ बोल रही है कंपनी। अब अगर कंपनी ये झूठ बोल सकती है, जो आम आदमी की तक ये नहीं पहुंचेगा गाइस। मेरी कोशिश रहेगी कि इस चैनल के ऊपर मैं जितना डिटेलिंग हो सकती है, चाहे वो यस बैंक की हो, चाहे वो सालासर की हो, चाहे ऊर्जा ग्लोबल की हो, चाहे किसी भी ऐसे स्टॉक की जो चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं कभी भी बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं देता हूं। मैं हमेशा से कहता हूं कि आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर बाइंग सेलिंग करनी है तो फिबोनाची लगा के देखते हैं क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं। मैं क्यों टारगेट बताऊं, फिबोनाची बताएगी टारगेट। अगर फिबोनाची के टारगेट पे बिलीव है तो ट्रेड करो, नहीं बिलीव है तो छोड़ दो। सिंपल सी बात है, एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। तो पहली झूठ तो कंपनी की ये पकड़ में आ रही कि ये बुट्टी बोरी का जो प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। रतन इंडिया का नासिक का प्रोजेक्ट 0 दिख रहा है ना। रतन इंडिया पावर के 2 प्लांट हैं, नासिक का बंद पड़ा लिख रहा है 0, नहीं चल रहा है। तो बुट्टी बोरी रिलायंस का नहीं ऑपरेशनल है। ये कंपनी की वेबसाइट के ऊपर में ये फॉल्स डेटा आपके सामने अवेलेबल है। तो अगर वेबसाइट के सिर्फ ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देंगी, आप कमाल हो जाएंगे। गैस बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, ये देखिए समालकोट पावर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में अंडर कंस्ट्रक्शन, ये गैस का था। बांग्लादेश में अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हुआ नहीं है। और एक एक पावर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए आपको बता दूं हजारों करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, हजारों। अगर एक थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो 1 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगाने के लिए कम से कम 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए कंजर्वेटिव मनी चाहिए, उससे कम में तो शायद नहीं होगा। तो अगर इतना पैसा कंपनी का ऑलरेडी डेट में, कंपनी 20,000 करोड़ के डेट में है। बात करते हैं कि भैया आज की न्यूज है 1023 करोड़ का डेट कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बता दिया, भैया हम सेटल कर रहे हैं। सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब क्या इक्विटी दी गई है या कैश सेटल किया गया है ना, या कुछ एनसीडीज इश्यू हो गए हैं। तो इसमें सोर्स क्या है? मेरे ख्याल से इस न्यूज को आने के लिए हमें वेट करनी चाहिए कि ये सेटलमेंट क्या है, हो गई है क्या, कैश सेटल कर दिया गया है, अकाउंट से पैसे रिलायंस के निकल के यहां पे चले गए हैं, या ये एग्रीमेंट है। अब ये एग्रीमेंट क्यों हो सकता है? इससे पहले एक न्यूज और दिखाता हूं आपको। इससे पहले एक न्यूज थी कि एज पर द मीडिया रिपोर्ट रिलायंस पावर लास्ट वीक सेटल्ड डेट्स विद आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक। स्टेट बैंक का नाम नहीं है, सभी के सभी जो प्राइवेट बैंक्स हैं इनके साथ में एक दिखाई दे रहा है कि भैया सेटल क्या है। सेटलमेंट क्या होती है? सेटलमेंट होती है डिस्कशन। डीबीएस को तो रिलायंस ने ये कहा था कि भैया मेरे ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं की जाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक मैं आपका डेट सेटल नहीं कर देता हूं। तो ये एग्रीमेंट हुआ है। तो ये जो सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट ऑन पेपर्स कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है मुझे। ये मेरा डाउट है, मैं गलत हो सकता हूं, मैं इतना बड़ा भी ज्ञाता नहीं हूं। मुझे ऐसा रिसोर्सेज से बात करने के बाद चीजें समझ में आ रही है, ये सेटलमेंट ऑन पेपर्स हो सकते हैं। किस लिए? ताकि कंपनी के प्रोजेक्ट्स को एनसीएलटी में ना डाला जाए। अगर आर पावर के बंद पड़े प्रोजेक्ट्स को एनसीएलटी में डाल दिया जाता है तो वहां पे सरकार कहेगी कि तुम्हें इतना टाइम दिया जाता है, डेडलाइन दी जाती है, इतना पैसा लाओ, प्रोजेक्ट्स को चालू करो, अगर नहीं करते हो तो धक्का मार दिया जाएगा। कोई अडानी टाटा या कोई आएंगे, बिडिंग लेंगे और आपके प्रोजेक्ट को लेके चले जाएंगे। एनसीएलटी से माल बिकता है
और किस भाव में बिकता है ये सभी को मालूम है। तो यहाँ पे अपने आप को एनसीएलटी से बचाने के लिए शायद ये प्राइवेट बैंक्स के साथ मिलकर ये कदम हो सकता है आर पावर उठा रही हो। मुझे इस पे डाउट है, मैं फुल प्रूफ नहीं हूं, बट फिर भी आपको कहूंगा कि हाँ ये एक ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है। और ये मैं अपने रिसोर्सेज से बात करने की बात बता रहा हूँ। इकरा एक रेटिंग एजेंसी, आपको पता है वो ICRAI, बहुत ही फेमस रेटिंग एजेंसी है। अगर इसकी बात करें, आपको एक और चीज बताता हूँ कि जितने भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसके लिए सरकार ने कहा है कि आपको FGD सिस्टम लगाना है। FGD सिस्टम होता क्या है समझो पहले। जितने भी जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, जो हमें ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, जो सांस अच्छी नहीं ले पा रहे, वो एक्चुअल में इन बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। कहानी क्या है? कहानी ये है कि सरकार ने कहा है कि भैया हर थर्मल पावर प्लांट को, चाहे वो रतन इंडिया का हो, चाहे टाटा का हो, चाहे किसी का भी हो, आपको एक डेडलाइन दी गई है कि 31 दिसंबर 2026 तक आपको FGD सिस्टम लगाना, ताकि एनवायरनमेंट में जो गंदी गैसेस आप फ्लो करते हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एक जहर है जो आपको सांस नहीं लेने दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड जो आपको जहर है जो सांस लेने नहीं दे रहा, एंड पार्टिकुलेट मैटर्स, तो मतलब ये जितने भी पोल्यूशन फैलाने वाली चीजें हैं, आप इसको कंट्रोल करने के लिए FGD सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है। और अगर रिलायंस की बात करें, रिलायंस का है, तो रिलायंस को अगर शासन जो इसका एकमात्र चलने वाला प्रोजेक्ट जो बढ़िया काम कर रहा है, जो मध्य प्रदेश में है, और रोसा उत्तर प्रदेश में 600 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, तो दोनों के लिए अगर मध्य प्रदेश के शासन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2434 करोड़ रुपए चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक, और उत्तर प्रदेश के लिए चाहिए 775 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के 775 करोड़। और बातें आ रही हैं, सेटलमेंट्स हो रहे हैं, सेटलमेंट्स के सोर्सेज नहीं मालूम है क्यों नहीं हो रहे। शायद एनसीएलटी में अगर चले गए तो वहां से ये जा सकते हैं। वेबसाइट को देख के अच्छे अच्छे लोग परेशान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भैया कमाल दिखाई देता है कि इनके पास जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब वर्ल्ड नंबर 1 है, मैंने मान लिया। और गैस की बात करें, एक बात निकल के आती है गैस के पावर प्रोजेक्ट्स की। श्रीलंका के साथ जो टाइप है, जो पेपर साइन हुआ है, वो 2019 से शायद हो रखा है, पर अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हम बात करते हैं, देखो बड़े कमाल की चीज है, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी कितनी है? 125 मेगावाट, 40 मेगावाट, कुछ भी नहीं है। और शायद मैंने एक न्यूज देखी थी, अभी अभी इन्होंने कोई कुछ बेचा भी है शायद, ये अभी बताता हूँ। यस, 1023 करोड़ का जो डेट रीसेटलमेंट किया है वो तो एक अलग बात है। रिलायंस पावर हैड रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू सेल ए 45 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र टू JSW रिन्यूएबल एनर्जी। JSW को 132 करोड़ में बेच भी रहे हैं। तो इनके पास में एक्चुअल में पॉसिबिलिटी है क्या कि जितनी भी ये पावर प्लांट्स है ना इनके पास में, इनमें से किसी न किसी को कहीं ना कहीं बेचा जाए, तो ये बिकते दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पे गैस बेस कोई भी ऑपरेशनल नहीं है, सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। और पावर प्लांट को चलाना अगर इतना आसान होता तो भैया अनिल अंबानी जी इतने बड़े कचरे में नहीं पड़े होते, इतने बड़े डेट में नहीं पड़े होते। विंड पावर, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। सोलर पावर तो मैंने डिस्कस कर ही लिया आपसे। अब बात करते हैं विंड पावर प्रोजेक्ट्स की। विंड पावर प्रोजेक्ट्स में ऑपरेशनल है 45 मेगावाट का, ये शायद बेच रहे हैं इसको, है ना, एक ही ऑपरेशन है। और इसके बाद में हाइड्रो के भाई साहब कमाल की बात है, एक भी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। 700 मेगावाट का अरुणाचल प्रदेश में अंडर डेवलपमेंट, अरुणाचल प्रदेश में 1000 मेगावाट का अंडर डेवलपमेंट, उत्तराखंड में अंडर डेवलपमेंट, अरुणाचल में 1200 मेगावाट का अंडर डेवलपमेंट, 420 का अंडर डेवलपमेंट। ये अंडर डेवलपमेंट का पता भी नहीं कि स्टेज क्या है, कितना है, क्या वो ईंटें रख दी गई हैं, क्या खुदाई चालू हो गई है, क्या प्लांट सेटअप हो गया है, कुछ मालूम नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि पावर प्लांट बनाने में कितना समय लग जाएगा। शायद एक पावर प्लांट को बनाने में कम से कम 4 से 5 साल तो एक्टिवली लगते ही होंगे, हजारों करोड़ रुपए यहाँ लग जाते हैं। और अनिल अंबानी जी को दुनिया जानती है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पे है। मुझे लगता नहीं कि इनको ये सब स्टार्ट करने के लिए इनको कहीं से पेमेंट मिलने वाली है। मुकेश अंबानी ने अगर मदद करनी होती तो बहुत पहले वो मदद कर चुके होते। वो अपना खुद का पावर के अंदर में पावर प्लांट्स नहीं लगा रहे होते, सोलर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। सोलर का फुल ऑन इन्वेस्टमेंट अदानी अंबानी कर चुके हैं, तो यहाँ पे मदद कर दी गई होती। बात आती है कि अनिल अंबानी के बेटे ने अनिल अंबानी को कर्जे से निकाला। कहाँ निकाला? अभी तो पूत के पांव पालने में दिखाई दे रहे हैं। अभी तो मेरे हिसाब से वो इतना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो गया कि अनिल अंबानी को वो बचा चुका है, मुझे नहीं लगता है ना। अब बात कर लेते हैं एक बार के लिए थोड़ा सा फंडामेंटल्स को डिस्कस करने के लिए। 10,600 करोड़ की कंपनी है, 20,000 करोड़ के कर्जे हैं। बातें आ रही है 1000 करोड़ का डेट चला गया। बातें ये आ रही है कि इस साल के एंड तक सारा डेट खत्म हो जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बातें करते हैं। अगर ये 20,000 करोड़ के डेट खत्म हो गए, खत्म मतलब सेटल हो गए इस साल के एंड तक, तो साल के एंड तक आते आते रिलायंस इंडस्ट्रीज 28 रुपए वाला 400 रुपए का भाव होगा। मैं लिख के देता हूं, 100% उसके ऊपर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या इकलौता रिलायंस पावर टाटा पावर से भी बड़ा हो गया?
अदानी पावर से भी बड़ा हो गया, इतनी बड़ी चीज हो गई कि इसके बिना देश नहीं चलेगा। मुझे तो डाउट है, आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा, राइट। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो भैया बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है, सेल दिखाई दे रही है 1900-2000 करोड़ के आसपास में। और जितना बड़ा पावर प्लांट शासन का है, अगर वो फुल्ली ऑपरेशनल है 3950 मेगावाट का, 3.9 गीगावाट्स का अगर वो प्लांट ऑपरेशनल है, तो ये सेल्स मैच नहीं कर रही हैं। और ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं ये एक्चुअली कंसोलिडेटेड हैं। अगर हम स्टैंड अलोन्स देखते हैं तो स्टैंड अलोन जो सेल्स है वो कुल 2,75,00,000 की सेल्स हैं। 14 करोड़ की पिछले क्वार्टर में थी, 7.5 करोड़ की यहाँ, 3 करोड़ की यहाँ। तो स्टैंड अलोन सेल्स तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर हम कंसोलिडेटेड सेल्स की बात भी करते हैं तो भी जो पावर प्लांट की कैपेसिटी है उसके हिसाब से ये मैच नहीं कर रहा है। कंपनी अच्छे खासे लॉसेज में अभी भी दिखाई दे रही, रिसेंटली भी लॉसेज में है। तो फाइनेंशियल्स तो बहुत ज्यादा मैच नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना भी है कि ये उतना ज्यादा फुल प्रूफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सीधा सीधा टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में। टेक्निकल चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, डिसीजन आपका है, मैं बार बार कह रहा हूं बाइंग सेलिंग इसके बेसिस पे नहीं करनी। मेरी रिलायंस पावर में कोई भी किसी तरह की पोजीशन नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं, जब होगी तो आपको बता दूंगा, राइट। तो यहां पे कहानी ये है कि अगर मंथली चार्ट की बात करी जाए तो अगर मैं सोचूं कि अनिल अंबानी जी क्या कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं जो न्यूज फ्लो है, बहुत सारी बमार्डिंग हो रही है न्यूज की, है ना। न्यूज जो पीआर एजेंसीज होती है बहुत जबरदस्त काम करती हैं कि देखो डेट फ्री हो जाएगी, देखो डेट फ्री हो जाएगी। अरे पैसा दिया या खाली एग्रीमेंट्स किए या अरेंजमेंट्स किए, ये आने वाले टाइम पे हमें हमारी नजर बनी रहेगी। तो अगर मुझे पता लगा कि हाँ पैसे दिए हैं, मैं बैलेंस शीट्स को स्टडी करूंगा, इनको और अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा, स्टडी करता रहूंगा। अगर जैसे ही मुझे इनके बारे में कुछ पॉजिटिव दिखा तो मैं एक पॉजिटिव वीडियो के साथ भी आऊंगा बिना पैसे लिए। मैं पैसे नहीं लेता हूं, लोग बोलेंगे भाई पैसे लिए क्या, पहले जवाब दे रहा हूं। अब कहानी यहां पे क्या दिखाई दे रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या होता है कि लगातार बाइंग हमें यहां पे बता रही है हर महीने से, पिछले कुछ महीने से 10 रुपए के स्तर से लगातार बाइंग होते हुए स्टॉक चला गया मोटा मोटा, यहां देखिए 30-32 रुपए को पार कर गया। यहां पे हाई लगाने के बाद में ये स्टॉक ने करेक्शन दी, करेक्शन होने के बाद में ये स्टॉक वापस 20 के नीचे 18 के आसपास में आया। अब दोबारा चलता हुआ 28 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। अगर मैं समझें कि भैया कुछ महीने से बाइंग चल रही है तो ये भी गेम हो सकता है कि भैया बाजार से पैसा बनाओ, ऑपरेटर पैसा बना सकते हैं, ये बहुत सारी कंपनीज करती हैं। तो यहाँ पे पंप एंड डंप का गेम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे 10 रुपए के आसपास का लो बनाने के बाद में 30 रुपए के ऊपर ट्रेड करने के बाद में एक अच्छा खासा करेक्शन करने के बाद में 28 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है 27.65। तो मेरे हिसाब से जो स्टॉक सर्किट में चलता हो, पहली बात तो उससे दूर रहना चाहिए। बट अगर फिर भी लेने का बहुत मन है, जिसको हम हिंदी में दिल्ली में कहते हैं, मुंबई की भाषा में कहते हैं बहुत चुल है लेने के ना, तो अगर चुल है तो भैया 25 रुपए के नीचे इस स्टॉक को नहीं देखना। सीधी सी बात है, 25 रुपए का डेडली स्टॉप लॉस आगे बैठ जाओ। अब आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 25 का माल 50 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गिरने लगा तो परेशानी नहीं है। ये स्टॉक पहले अगर आपको पता हो तो भैया 3-4 रुपए के आसपास भी ये स्टॉक ट्रेड कर चुका है। पावर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे बहुत ज्यादा कैपेक्स चाहिए। पावर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको पुराने प्लांट्स को स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, परमिशंस चाहिए। और पॉल्यूशन का जो डेडलाइन है ना 31 दिसंबर 2026, ये FGD जो आपको इंस्टॉल करना है, अगर आपने इसके लिए पैसा अरेंज नहीं किया, मैं आपको एक और चीज बता दूं, इंडिया पावर के लिए भी 1200-1500 करोड़ रुपए चाहिए। अमरावती प्लांट के लिए जो चालू प्लांट है, अगर वो नहीं हुआ तो उनका प्लांट भी बंद हो सकता है। ध्यान रखना, चलते प्लांट किसी के भी बंद हो सकते हैं। तो प्लांट्स को एक्टिव रखना है तो आपको FGD इंस्टॉल करना ही होगा। अभी तक तो यही है, गवर्नमेंट इसकी डेट बढ़ा दे तो बात अलग है। अगर इस डेडलाइन को मान के चलते हैं तो FGD के लिए ही आपके रिलायंस को चाहिए 2400 करोड़ मोटा मोटा, और 750 करोड़ के आसपास में। तो ये मोटा मोटा 3100-3200 करोड़ के आसपास उनको यही चाहिए इन प्लांट्स को बचाने के लिए जो चल रहे हैं। तो पहले इनको बचाने का पैसा चाहिए, फिर नए पुराने प्लांट्स को एक्टिव करने के लिए पैसा चाहिए। तो थर्मल इज नॉट अ पीस ऑफ केक। मुझे लगता है ये वीडियो शायद आपके काम आएगी। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। मुझे लगता है कि कंटेंट, स्टाइल, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो मैंने अपनी ईमानदारी से अपना कंटेंट आपके सामने पेश रखा। आप अपनी ईमानदारी से एक लाइक प्रेस करके आगे बढ़िए, एक फीडबैक देके आगे बढ़िए, दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए कि रिलायंस पावर में करना क्या है। और जैसे ही मुझे कोई नया अपडेट मिलेगा रिलायंस पावर के ऊपर में, जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपके काम का हो, मैं फिर से एक वीडियो इसके साथ जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।